नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ग 6 का विज्ञान का अध्याय 3, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो हम अध्याय शुरू करने से पहले एक कहानी सुनते हैं। तो इस कहानी में दो भाई बहन हैं, पहेली और बूझो। दोनों भाई बहन ने एक विज्ञान प्रश्नोत्तरी में अपने स्कूल में आयोजित विज्ञान प्रश्न प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम में भाग लिया और इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और ये बहुत ही उत्साहित है क्योंकि इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसे पुरस्कार के स्वरूप नगद राशि की प्राप्ति हुई। तो नगद राशि प्राप्ति हुई तो इनके माता पिता ने कहा कि चलो हम इस नगद राशि से आपका वस्त्र खरीदते हैं। तो वस्त्र खरीदने के लिए एक निश्चित समय से दोनों पहेली और बूझो भाई बहन ने एक दुकान पर गए। तो वहाँ क्या, अरे यहाँ तो विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं। कुछ सूती है, कुछ रेशमी, कुछ ऊनी, अनेक प्रकार के वस्त्र यहाँ हैं। कुछ को इन्होंने छूकर स्पर्श करके देखा। तो पहेली और बूझो ने अपनी अनुसार से अपने पसंद के वस्त्रों को खरीद लिया। उसके बाद इन्होंने आसपास के दुकान का भी भ्रमण किया। वहाँ पर इन्हें बिस्तर पर बिछाने वाले बेडशीट, मफलर, ऊन के शॉल, रेशमी साड़ियाँ आदि का इन्होंने देखा और उसने दुकान से इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि ये कपड़े कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने कपड़े के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं बच्चों। तो इस तंतु से वस्त्र तक के अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप 1 में हमें यह करना है बच्चों कि हमारे आसपास दर्जी का दुकान है और वहाँ विभिन्न प्रकार के कपड़ों की सिलाई होती है। जब सिलाई से छोटे छोटे टुकड़े जो बच जाते हैं, यानी जिसे हम कतरन करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के कपड़ों से होते हैं। कुछ सूती के होते हैं, कुछ ऊन के भी होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ कपड़ों को वहाँ से इकट्ठा करना है और उसे एक चार्ट पेपर पर उसे लिखना है। और उस दर्जी से हमें यह भी जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि यह जो कपड़े हैं ये सूती के हैं या फिर ये सिंथेटिक है। तो हम कुछ कपड़े को आपको अभी दिखाते हैं। देखिए बच्चों, यह जो है ये सूती वस्त्र है। आपको दिख रहा है, इसमें चमक नहीं है। यह सूती वस्त्र है और ये जो है इनके जो बाल हैं, देखिए ये उलन जो आप स्वेटर पहनते हैं घर में, ये ऊनी है। और ये देखिए ये चमकीला सा वस्त्र है, यानी थोड़े मुलायम नहीं है, थोड़े कड़े हैं। ये देखिए ये सिंथेटिक वस्त्र है। तो इस प्रकार से और वस्त्र आप दर्जी के यहाँ से प्राप्त करके उसकी एक चार्ट पेपर पर उसका नाम, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का कतरन चिपका सकते हैं और उसके आगे आप उसका नाम लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों क्रियाकलाप करने में। क्रियाकलाप 2 में, क्रियाकलाप करने में तो आपको बहुत आनंद आता है। तो क्रियाकलाप 2 में हम एक सूती का वस्त्र लेंगे। जो हम सूती के वस्त्र जो अभी हमने चार्ट पेपर पे हमने बनाया था, हम वो सूती वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। तो उसमें से कोई ढीला तंतु या कोई धागा अगर निकला हुआ हो, अगर कोई नहीं है कोई तंतु ढीला, तो हम उसे सुई या पिन की सहायता से एक धागा को खींच लेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो एक धागा निकला, तो इसी तरह बहुत सारे धागों को व्यवस्थित करके हमने वो छोटा सा कपड़े का टुकड़ा बना। तो ये सिर्फ हमारे पास एक धागा है, तो एक छोटे से टुकड़े से हमने एक धागा खींचा, यानी बहुत सारे धागे आपस में मिलके ये वस्त्र बनते हैं, यानी कि तंतु। तो ये वस्त्र कहाँ से बनते हैं? तंतु से। उसके बाद हम तीसरा क्रियाकलाप यह करेंगे बच्चों कि एक धागा जो हमने खींचा अभी सूती के कपड़े से, उसे हम कहीं रख के नाखून से खुरेचेंगे। तो हम क्या देखते हैं, या फिर कभी आपकी मम्मी सुई में धागा डालती है ना, तो सुई के नोक जो धागा रहता है उसके नोक पे क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे धागे
आ जाते हैं, जिससे वो सुई में वो धागा नहीं जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको पानी लगाकर कुछ उसको फिर एक बनाते हैं, फिर उसको हम उसमें डालते हैं। यानी कि जो वो एक धागा है वो पतली लड़ियों से बनी है, और वो पतली लड़ियाँ और विभिन्न प्रकार और अलग अलग पतली लड़ियों से बने हुए हैं। तो हम तंतु की बात कर रहे थे बच्चों। तो तंतु किसे कहते हैं कि तागे की वह पतली लड़ियाँ जो अधिक पतली पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, वो तंतु कहलाती है। जो हमने एक धागा लिया और धागे को जब हमने खुरेचा तो हमने देखा कि उस धागे में पतली पतली लड़ियाँ बनी हुई है, और उस पतली लड़ियाँ में भी और बहुत सारी पतली पतली लड़ियाँ बनी हुई है जो कि तंतु कहलाती है। तो ये जो वस्त्र हम पहनते हैं ये तागों से मिलकर बनता है। तो आगे हम यह देखेंगे बच्चों कि ये तागे किससे मिलकर बनते हैं और ये इसे हम प्राप्त कैसे करते हैं, ये कहाँ से आता है। तो ये जो तंतु है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, ये प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। तो प्राकृतिक तंतु क्या कहते हैं, हमारे हजारों साल पहले से बच्चों हम प्राकृतिक तंतु का इस्तेमाल करते हैं। तो प्राकृतिक तंतु जैसे कुछ वस्त्र हुआ बच्चों, जैसे कि सूती वस्त्र कहाँ से आता है, कपास से। कपास का जूट, कपास की खेती होती है खेतों में, जिसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ वस्त्र जैसे कि सूती, जूट, रेशमी, ऊन, ये सब कहाँ से मिलते हैं, ये सब पादप या जंतु स्रोत से मिलते हैं, या पौधे से मिलते हैं या फिर जंतु से मिलते हैं। तो इसे कहते हैं हम प्राकृतिक तंतु। तो रुई और जूट जो है वो पादप से मिलते हैं। ऊन और रेशम ये कहाँ से मिलते हैं, ये जंतु से मिलते हैं। तो ऊन जो है भेड़ से, बकरी, खरगोश, याक या ऊंट के बालों से मिलते हैं। और रेशम का कोकून जो शहतूत के पेड़ों पे पाया जाता है, वहाँ से वो रेशम प्राप्त होता है। तो हमने प्राकृतिक तंतु के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम बात करते हैं संश्लिष्ट तंतु के बारे में। तो करीब हजारों साल पहले से हमने प्राकृतिक तंतु का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन विगत 100 सालों से हम रासायनिक पदार्थ से बने हुए तंतुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो है बच्चों पादप या जंतु स्रोत नहीं होता है, ना ही ये पौधे से पाए जाते हैं और ना ही ये जंतु से पाए जाते हैं। तो ऐसे तंतु जिनका स्रोत रासायनिक पदार्थ है, ये पौधे और जंतुओं से नहीं पाए जाते हैं, उसे हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। तो हमने तंतु के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तंतु को हमने देखा, तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम कुछ पादप तंतु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले पादप तंतु है रुई। रुई तो आपने अक्सर अपने घर में देखा होगा। तो रुई का उपयोग हम दिया के बाती बनाने में करते हैं ना। और कहाँ करते हैं, तो कुछ पादप तंतु रुई होती है, तो हम अभी रुई आपको दिखाते हैं। तो कुछ पादप तंतु है रुई। तो हम जब रुई लेते हैं जिसका उपयोग हम दिया की बत्ती बनाने में करते हैं, तो अगर हम रुई को अलग अलग करें तो हम देख पाते हैं उसको बच्चों। अगर हम रुई को फैलाते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस रुई में पतले पतले सी लड़ियाँ हैं। ये लड़ियाँ कपास के तंतु से बनी होती है। अब हम बात करेंगे कि ये कपास के जो तंतु है वो आता कहाँ से है। तो कपास जो है वो खेतों में उगाया जाता है, और ये काली मिट्टी में उगता है, और जहाँ जलवायु उष्ण होती है वहाँ यह कपास की खेती होती है। तो कपास के बीज यानी कि गोलक, कपास के बीज जो होते हैं वो नींबू के आकार के छोटे छोटे होते हैं, उसे बिनौले भी कहा जाता है। तो जब ये बीज बच्चों पक जाता है तो ये फट जाता है, और इस बीज के अंदर कपास के ढेर सारे तंतु मिलते हैं। और जहाँ कपास की खेती होती है, और जब ये कपास के बीज यानी बिनौले जब ये पक जाते हैं तो पूरा खेत ऐसा लगता है कि एक मानो
उजली उजली परत यानी कि बर्फ से भरी हुई है, उजली उजली, पूरे खेत जो है वो उजला उजला पूरा दिखता है। तो उस कपास के बीज से हम कपास के तंतु को प्राप्त करते हैं। तो हमने सिर्फ अभी तंतु प्राप्त किया, इसे हम वस्त्र तक बनाएंगे। पहले हम धागा बनाएंगे, फिर इस धागे से हम वस्त्र बनाएंगे। तो इसकी प्रक्रिया हम आगे जानेंगे। तो बच्चों, हमने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और प्राकृतिक रेशे और संश्लिष्ट रेशे के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। फिर हमने रुई देखा, कपास के बीज से यानी कपास के बिनौले से हमने रुई प्राप्त की थी। अब ये कपास के बॉल जो होते हैं, इसे हाथ से हस्त चयन यानी हाथों से चयन करके कंकतन द्वारा इसे अलग किया जाता है बीजों से। इसे हम कहते हैं कपास का ओटना। ये हाथों से भी होता है और आजकल नई नई मशीनों के माध्यम से कपास को ओटा जाता है। और दूसरा जो है हमारा प्राकृतिक तंतु है बच्चों, वो है जूट। तो जूट की खेती जो होती है वो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम आदि विभिन्न राज्यों में होती है और ये वर्षा ऋतु में इसकी खेती होती है। और जब इस जूट के या पटसन की जो खेती होती है, जब ये पुष्पन अवस्था यानी कि फूल देने की जब अवस्था होती है, तो इसे काटकर इसे 2-4 दिनों के लिए पानी के अंदर दबा दिया जाता है। तो इससे होता है इसका स्टेम यानी कि जो तना होता है वो गल जाता है और उससे हम पटसन यानी कि जूट के रेशे हमें प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जूट के रेशों से वस्त्र बनाने के लिए पहले हम उसके तागे यानी कि तंतु का निर्माण करना होगा। तो उसकी कताई करनी होगी, बिनाई करनी होगी, तभी तो वो वस्त्र का आकार दे पाएंगे। तो रुई के एक पुंज को, जो एक सिरे को, रेशे को खींच कर जब हम ऐंठते हैं बच्चों, तो इसके जो रेशे होते हैं वो आसपास आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वह तागा बन जाता है। और ये जो बुनाई की प्रक्रिया होती है, ये तकली जो गांव में पहले हमारे दादाजी पहले तकली से वो धागे बनाने का काम करते थे, या चरखे से, ये हस्त निर्मित होता था। ये चरखे अथवा तकली से इसकी बुनाई होती थी। अब ये बुनाई क्या चीज़ है बच्चों, तो वस्त्र, ये जो वस्त्र बनता है ये तागों के दो सेट को आमने सामने से एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। तागों के 2 सेट को बुनकर हम वस्त्र बनाते हैं। तो ये वस्त्र कैसे बनाते हैं, तकली से या चरखे से या करधे से। ये करधा जो होता है ये हस्तचालित भी होता है और विद्युत चालित भी होता है। जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत की थी बच्चों, तो इन्होंने अपने हाथ से ही कपड़े बनाने पे इन्होंने जोर दिया था। ये आयातित कपड़ों का बहिष्कार किया और भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में एक संगठन का आयोजन किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहा जाता है। उसमें हमें हाथ से बुने हुए कपड़ों को पहनने पे जोर दिया गया है। तो निटिंग, उसके बाद जो हमने बुनाई देख लिया बच्चों, उसके बाद आती है निटिंग यानी कि बिनाई। तो बुनाई का होता है बच्चों कि बुनाई होती है तागों के 2 सेट से, लेकिन जो ये बिनाई होती है यानी कि निटिंग, ये तागों के एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है। हमारी मम्मियाँ पहले एक ही धागे से स्वेटर, मफलर, टोपी बिना करती थी। इसमें होता है कि अगर वो धागा कहीं खुल गया, अगर हम उसको खींचना शुरू करते हैं अपने स्वेटर या मोजे को, तो क्या होता है, वो पूरे का पूरा खुल जाता है। यानी कि वो बुनाई इस प्रकार से एक ही धागे से की जाती है। तो अगर वो धागा खुल गया तो वो स्वेटर या मोजे पूरी तरीके से वो खुल जाता है। तो हमने वस्त्र, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों में भी जाना, वस्त्र के बारे में बहुत सारी हमने जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे बुनाई की, फिर किन किन चीज़ों से हमें वस्त्रों प्राप्त हुए। तो हम वस्त्र का कुछ इतिहास जान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों के प्राचीन काल के जो लोग होते थे, यानी पहले के लोग, वो वृक्ष के पत्तों, छाल या जानवरों के चमड़े को पहना करते थे, या उसके बाद प्राचीन काल में वो पत्ते
या फिर जानवरों के छाल को पहनकर अपना दिन गुजारा करते थे। लेकिन जब कृषि आरंभ हुई, जब खेती आरंभ हुआ, तो ये लताओं या जंतुओं के बाल या उसके ऊन या बड़े बड़े पेड़ के जटाओं को आपस में बिनकर वस्त्रों का उपयोग करने लगे। उसका उपयोग इन्होंने टोकरी, चटाई आदि बनाने में भी किया गया। लेकिन एक फ्लैक्स होता है बच्चों, ये पादप तंतु ही है, इससे भी उसने वस्त्र बनाया था। लेकिन उस समय सिर्फ इन्होंने जंतु के लताओं से या बाल से जब इसने वस्त्र बनाना आरंभ किया तो सिर्फ उसे अपने शरीर को वो ढक लेते थे, इन्हें सिलाई नहीं आती थी। लेकिन जब इसने सिलाई के जो सुई है, जब उसका आविष्कार हुआ, तो इन्होंने अपने अनुसार से उन सिलाई बुने हुए वस्त्र को अपने अनुसार से सिलकर उन्होंने वस्त्र बनाना प्रारंभ किया। तभी तो हम आजकल इतने अच्छे अच्छे हमारे पास मशीनें आ गई है, हस्तचालित और विद्युत चालित, और इतने अच्छे अच्छे प्रकार के हम कपड़े बना रहे हैं। तो सारांश में हम ये देखते हैं बच्चों कि सबसे पहले प्राकृतिक रेशे जो थे हमारे, वो कहाँ से मिले थे, कहाँ से प्राप्त हुए थे? कपास के गोलक से। उस कपास के गोलक को हमने जब कताई की, यानी कि जब हमने कपास को ओटा, जिसे हम कपास को ओटना कहते हैं, तो उससे क्या मिला? तो कपास को ओटने से हमें रेशे मिले, और रेशे की जब हमने कताई की तब क्या हुआ? जब उसने जो रेशा हुआ कपास से मिला, और किस चीज़ से मिला? और मिला जूट से। तो जब वो रेशे हमें प्राप्त हुए तो उससे रेशे से हमने फिर उसको कताई करके क्या बनाया? हमने तागा बनाया, और तागे को जब हमने बुनाई या बंधाई करके क्या बना? हमें वस्त्र बना। उस वस्त्र की फिर हमने सिलाई करके अपने अनुसार से हमने उसके विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रंगों के, विभिन्न आकार के वस्त्र हमें प्राप्त करिए। तो बच्चों, ये था हमारा तंतु से वस्त्र तक। अब हम ये देखते हैं कि इस अध्याय में हमने किन किन नए शब्दों का प्रयोग किया है। तो बच्चों, हमने वस्त्र की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। वस्त्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, वस्त्रों की बुनाई, कताई, तागों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली, और वस्त्र के पूरे इतिहास के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि किस तरह से प्राचीन काल में लोगों द्वारा वस्त्र पहना जाता था। तो हमने वस्त्र के इतिहास यानी कि पूरे अध्याय को हमने अच्छे से अध्ययन किया। उसके बाद ये कुछ प्रश्न उत्तर है बच्चों, तो हम ये आपको बताते हैं कि रेशे बनाने की, आपका सबसे पहला ये सवाल है कि रेशों को तागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपका सबसे पहला नंबर सवाल है कि रेशों को तागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही, रेशों को तागे बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। तो जो ये कताई है बच्चों, इस कताई के लिए कौन सा यंत्र है, यानी कताई के सरल युक्ति यंत्र का नाम बताइए। कताई के लिए जो यंत्र होते हैं इसे कहते हैं तकली और चरखा। और उसके बाद हमने तंतु के बारे में जानकारी आपको दी थी। कुछ तंतु प्राकृतिक होते हैं और कुछ संश्लिष्ट होते हैं। तो आपको बच्चों कुछ प्राकृतिक तंतुओं के नाम बताने हैं। प्राकृतिक तंतु के नाम है बच्चों ऊन, रुई और पटसन, जो कि हमें पौधों से प्राप्त होता है। और कुछ संश्लिष्ट तंतु के नाम बताइए जो कि हमें रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होता है, यानी कि पॉलिएस्टर, नायलॉन। और उसके बाद आपका जो 5वां नंबर सवाल है बच्चों, ये है कि रुई और जूट ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होता है। तो रुई जो है, रुई पौधे की बीज से प्राप्त हुआ था, कपास गोलक से पौधे की बीज से। और ये जूट जो होता है वो पौधे के तने को हम, उसके स्टेम को हम पानी में जब गला देते हैं तो उसका तना जो सड़ जाता है, उसके बाद हम वो जूट प्राप्त कर लेते हैं। फिर बच्चों आपका 6ठा नंबर का सवाल है कि तागों की बुनाई कितने प्रकार से की जाती है। तो बच्चों तागों की जो बुनाई होती है वो 2 प्रकार से की जाती है। इसके बाद हमने बच्चों इतने सारे जो प्राकृतिक तंतुओं के नाम बताए, इसके अलावा एक अन्य प्राकृतिक तंतु जो नील नदी के आसपास जो खेती की जाती थी उसका भी नाम हमने बताया था, याद कीजिए। हाँ, उसका नाम था फ्लैक्स, यानी कि एक अन्य प्राकृतिक तंतु जिससे कि फ्लैक्स से भी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अब बताना है आपको बच्चों कि वस्त्र बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो वस्त्र बनाने के लिए क्या होता है, कपास का गोलक,
कपास के गोलक को हम ओंटते थे। कपास के गोलक को ओंटने से रेशे मिलते हैं और उस रेशों की कताई करने के बाद हमें तागा मिलता है और तागे से हमें विभिन्न प्रकार के वस्त्रों बनाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों 8वें नंबर का प्रश्न है कि तंतु किसे कहते हैं और तंतु के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बताया था कि तागों की लड़ियाँ जो होती है वो और अधिक पतली पतली लड़ियों से बनी होती है, जिससे कि हम तंतु कहते हैं। और ये तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। तो उम्मीद है बच्चों कि आप जो यह अध्याय है तंतु से वस्त्र तक, आपने वस्त्रों के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली कि वस्त्र कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इसकी बुनाई किस प्रकार से होती है। तो आपको बहुत ही आनंद आया होगा। तो मिलते हैं हम दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।